अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बस दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हालात जो हैं तो बेहतर करें। तो आज हम अपना छठा ऑनलाइन और चौथा जो रिकॉर्ड लेक्चर है वो इंशाल्लाह आज कंडक्ट करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। थोड़े से अगर फर्ज करें हम अपने कल के लेक्चर को जो है तो हम रिवाइज करें। तो कल हमने बेसिकली डिस्कस किया था पावर एसी सर्किट। ठीक, ये हमने कल जो है तो डिस्कस किया था। इसमें फिर हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी तो एक हमारे पास रियल पावर था या जिसको हम एवरेज पावर भी कहते हैं वो हमने डिस्कस किया है। दैट वाज बेसिकली इक्वल टू मोड ऑफ वी इनटू मोड ऑफ आई और इनटू कोसाइन और एंगल फाई। फाई बेसिकली आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली द पावर फैक्टर एंगल, या हम कह सकते हैं कि ये और ये पावर फैक्टर एंगल बेसिकली आपके पास जो फेज डिफरेंस है बिटवीन द वोल्टेज एंगल एंड द करंट एंगल। इसी तरह इसको हम बेसिकली हम टर्म करते हैं रियल पावर भी, एक्टिव पावर भी या रियल पावर। ये भी हमने कल डिफाइन किया था कि बेसिकली दिस इज़ द पावर दैट ड्राइव द लोड। ठीक, अगर लोड में वर्क करना है, ड्राइव करना है तो बेसिकली इट मीन्स द रियल पावर। फिर इसी तरह हमने कौन जो इमेजिनरी पावर है या इसको आप रिएक्टिव पावर भी कहते हैं, जो आपके पास बेसिकली फ्रॉम द रिएक्टिव कंपोनेंट्स जो है तो आता रहता है। जिस तरह आपके पास इंडक्टर है या कैपेसिटर है वैसे वो भी जो है हमने डिस्कस किया था। क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू मोड ऑफ वी इंटू मोड ऑफ आई और इंटू साइन ऑफ पावर। ये बेसिकली आपके पास रिएक्टिव पावर है और दिस रिएक्टिव पावर इज ड्यू टू रिएक्टिव कंपोनेंट्स। और दिस रिएक्टिव पावर इज बेसिकली ड्यू टू द रिएक्टिव कंपोनेंट। जिस तरह आपके पास इंडक्टर है, इस तरह आपके पास कैपेसिटर है जिसकी आपके पास रिएक्टेंस जो है तो एग्जिस्ट करती है। आपके पास इंडक्टर की रिएक्टेंस है बेसिकली एक्स एल और द रिएक्टेंस फॉर द कैपेसिटर बेसिकली एक्स सी। इस तरह फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि आपके पास जो फाई है तो दिस इज़ दिस पावर फैक्टर एंगल और जो आपके पास एंगल ऑफ द इम्पीडेंस है दे आर वन एंड द सेम, क्योंकि आपके पास जो Z है दैट इज बेसिकली इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। और अगर फर्स्ट में इसको हम अगर आगे क्योंकि Z भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो इसको अगर फर्स्ट करेंगे स्टडी के मोड ऑफ V और डिवाइड बाय इंटू एंगल थीटा, ये जो आपके पास फेज एंगल है वोल्टेज और डिवाइड बाय मोड ऑफ I और इनटू फेज एंगल ऑफ थीटा आई। तो बेसिकली आपके पास इक्वल होगा ऑफ मोड ऑफ वी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आई और इनटू द एंगल ऑफ फाई। ये फाई बेसिकली आपके पास ये इक्वल होगा एंगल थीटा वी के और माइनस थीटा आई के। तो इस तरह अगर फर्स्ट में आप इस थीटा आई को आप ऊपर ले जाएं तो ये भी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मोड ऑफ वी
और मोड ऑफ आई आपके पास इक्वल बेसिकली द मोड ऑफ जेड टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस, और जो फाई है बेसिकली आपके पास इक्वल द एंगल जेड टी। तो बेसिकली जो पावर फैक्टर एंगल है और जो इम्पीडेंस एंगल है दे आर वन इन द सेम। ठीक, फिर हमने कॉम्प्लेक्स पावर जो है तो वो भी हमने डिस्कस किया कि S इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स पावर एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। या अगर फर्ज करें इसका हम मैग्नीट्यूड लें, यानी मैग्नीट्यूड लें, तो देन इट बिकम्स द अपेरेंट पावर, और ये आपके पास बेसिकली इक्वल होगा ई स्क्वेयर और प्लस टी स्क्वेयर। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि रियल पावर हम मेजर करते हैं बेसिकली इन किलोवाट्स और वाट्स। इस तरह क्यू जो है तो हम मेजर करते हैं इन किलोवोल्ट, एम्पियर, सॉरी इन किलोवोल्ट वोल्ट, एम्पियर, और आर स्टैंड फॉर रिएक्टिव, और एस जो है जो अपेरेंट है या जो कॉम्प्लेक्स पावर है इसको बेसिकली हम मेजर करते हैं इन किलोवोल्ट एम्पियर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने कल डिस्कस की थी रिगार्डिंग द इंस्टेंटेनियस रिगार्डिंग द पावर इन एसी सर्किट, जो बेसिकली हमारे पास आया, जो ये सारी पावर हमने उसको डिवाइड की थी इंस्टेंटेनियस पावर जो बेसिकली पी ऑफ टी। आज हम इसी डिस्कशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस कॉम्प्लेक्स पावर की। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ हम आते हैं। तो अगर आज के लेक्चर की तरफ हम आएँ तो टुडे द टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स पावर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पावर हमने कल डिस्कस किया था कि बेसिकली वी डिनोट द कॉम्प्लेक्स पावर विद एस। ठीक, और अभी अगर फर्ज करें हम इस कॉम्प्लेक्स पावर को हम अचीव करना चाहते हैं एस को, कि किस तरह जो है, तो ये बेसिकली आपके पास इक्वल है द सम ऑफ रियल पावर के और प्लस रेट ऑफ इमेजिनरी आप कह सकते हैं कि जो रिएक्टिव पावर है। तो चलिए इसकी तरफ अगर हम आएँ तो लेट अस सपोज अगर फर्स्ट कर हम अपने जो कल का प्रीवियस लेक्चर है उसकी तरफ हम जाएँ, और सपोज वी हैव अगेन ए सिंगल फेज एसी सर्किट। ठीक, सपोज इसमें जो बेसिकली आपके पास जो वोल्टेज है वी ऑफ टी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, अगर सपोज ये वी ऑफ टी अगर आपके पास इक्वल है इक्वल टू वी एन इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस थीटा वी, दैट इज बेसिकली द फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज। लेट्स सपोज हम इसको कहते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी तरह इस सर्किट के अंदर आपके पास करंट जो है तो वो फ्लो कर रहा था। लेट्स सपोज अगर हम आई ऑफ टी की इक्वेशन लिखें तो आई ऑफ टी वी इक्वल टू वी, सॉरी आई ऑफ टी वॉज इक्वल टू आई एन इंटू कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ठीक है। Let us call this equation minus, ठीक, दिस इज इक्वेशन 2। तो चलिए अगर फर्ज करें अभी हम कॉम्प्लेक्स पावर जो है तो वो हम स्टडी करना चाहते हैं। तो बिफोर स्टडीइंग द कॉम्प्लेक्स पावर लेट अस जस्ट टॉक अबाउट फेजर। फेजर शायद आपने पहले नाम नहीं सुना उसका, लेकिन इंशाल्लाह जब आप स्पेशली द कोर्स
या इवन शायद आपने नाम सुना इसका, लेकिन स्पेशली आप जब कोर्स पढ़ेंगे पार्ट सिस्टम एनालिसिस तो इसमें इसका काफ़ी यूज़ है। मैं इसको डिफाइन करता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। फेजर हम डिफाइन करते हैं कि फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स quantity that represents the magnitude and phase number of a sinusoidal function. This is basically a complex quantity that represents the magnitude and the phase in the sinusoidal function. When I first time I for example, कि let's suppose we have any complex quantity that is basically equal to a plus j d. So if this is a complex number, तो डेफिनेटली इस कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की दो चीज़ें जो है तो डेफिनेटली जो है तो वो एग्जिस्ट करेंगी। एक इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होगा लेकिन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सेकंड इसका जो फेज एंगल है, इस फेज एंगल विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ b बाय a। ठीक, ये बेसिकली इसका क्या होगा, इस विल बी द फेज एंगल। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की दो चीज़ें जो है तो एग्जिस्ट करती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और सेकंड उसका फेज एंगल। ठीक, तो इसलिए फेजर बेसिकली आपके पास ये भी एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बेसिकली आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट बेसिकली साइनोसाइड। अभी v ऑफ t आपके पास एक साइनोसाइडल फंक्शन है, इस तरह i ऑफ t भी आपके पास एक साइनोसाइडल फंक्शन है। तो बेसिकली इस साइनोसाइड का जो एम्पलीट्यूड है और इसका बेसिकली जो फेज एंगल है, ये इसको जो फेजर जो है तो आपके पास वो क्वांटिटी है जो इन साइनोसाइड्स का मैग्नीट्यूड और फेज एंगल क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वो किस तरह अगर फर्ज करें, लेट सपोज हम ये इक्वेशन 1 लें और इस इक्वेशन 1 से हम इसका जो फेजर है वो अगर फर्ज करें हम फाइंड आउट करें, तो मैं आया इस इक्वेशन 1 को इस तरह लिख सकता हूँ कि v ऑफ t is equal to, अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ कि this is equal to the real of Vm real of Vm और e raised to power j omega t plus theta e. This is basically the Euler's identity। ये इसलिए अगर आप इस e रेज़ पर j ओमेगा t प्लस थीटा वी को अगर आप ओपन कर लें तो दिस इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा वी और प्लस साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा वी। तो अगर आप उसका रियल पार्ट लें तो द रियल पार्ट इज बेसिकली द कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा वी। ठीक, तो लेट सपोज अगर फर्ज करें इसको हम टर्म कहेंगे कि दिस इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 को मैं कुछ यूँ भी लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू द रियल ऑफ Vm real of Vm e raised to power j थीटा वी। अगर इस e raised to power j ओमेगा t प्लस थीटा वी को अगर हम ओपन करें तो इसके सिमिलर बेसिस होंगे और इसमें डाल के इसको पावर देंगे और j ओमेगा t। दिस इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 4। ठीक,
इसी तरह इस v ऑफ t को मैं कुछ यूँ भी लिख सकता हूँ कि v ऑफ t इज इक्वल टू, अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ कि अंडर द रूट टू रियल ऑफ vm डिवाइड बाय अंडर द रूट टू। बेसिकली हमने अंडर रूट टू मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, इट इज वन द सेम, और e रेज़ टू पावर j थीटा v और e रेज़ टू पावर j ओमेगा t। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, it will become under the root 2 or real of this Vm by under the root 2 is basically the RMS value of voltage V, or e raised to the power j theta V और e raised to the power j ओमेगा। ठीक, ये आपके पास होगा इक्वेशन नंबर 5। अभी ये बेसिकली आपके पास इक्वल है, ये इक्वेशन 5 किस चीज़ के, ये आपके पास इक्वल है इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो आपके पास है टाइम डिपेंडेंट। अगर अभी इस साइनोसाइडल वोल्टेज जो है इसका अगर फर्स्ट में फेजर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी रिप्रेजेंट द फेजर बाय ए कैपिटल लेटर। अगर आपके पास वोल्टेज है तो बाय ए कैपिटल वी। और हमें पता है कि आपके पास फेजर की दो चीज़ें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका फेज एंगल। तो इस वी ऑफ टी का अगर फर्स्ट करें हम फेज एंगल देखें तो इसका फेज एंगल बेसिकली आपके पास है ये थीटा वी, ठीक। और इसका अगर फर्स्ट करें हम मैग्नीट्यूड देखें तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड है ये आपके पास वी। तो इसका फेजर आपके पास बनेगा मोड ऑफ वी और इंटू ई रेज़ टू पावर जे थीटा वी। या हम कह सकते हैं कि v आपके पास जो फेजर है ये आपके पास इक्वल होगा मोड ऑफ v के और इंटू द एंगल ऑफ थीटा v। तो दिस इज बेसिकली the phasor representation of v of t. Phasor of v of t. अब इससे हम क्यों सिर्फ ये थीटा वी और वी लेते हैं, क्योंकि बाकी अगर आप चीज़ें देखें ना ओमेगा, तो द ओमेगा दैट इज बेसिकली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये ओमेगा इस इंटायर सर्किट के लिए क्या है, दैट मीन्स कांस्टेंट, ठीक। इस तरह बाकी इसमें अगर आप टाइम देखें तो वो भी आपके पास ये होगा अंडर द रूट 2 भी आपके पास एक कांस्टेंट है। तो इसी तरह अगर फर्स्ट करें हम इस इक्वेशन 2 का जो आपके पास करंट है इसका अगर फर्स्ट करें हम फेजर लिखें तो द फेजर ऑफ द करंट इज इक्वल टू मोड ऑफ आई और इस तरह इंटू द एंगल ऑफ थीटा आई। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि बेसिकली थीटा आई इज इट्स फेज एंगल और आई हमारे पास इसकी पीक वैल्यू है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो आपके पास क्या होगा मोड ऑफ आई। तो बेसिकली दिस इज बेसिकली द फेजर ऑफ आई ऑफ टी। ये बेसिकली आपके पास द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। अच्छा चलिए अभी अगर फर्ज करें हम इस पूरे डिस्कशन से अगर फर्ज करें हम आए टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स पावर, जिसको मैं रब करके
चलिए अगर अभी हम इस चीज़ की तरफ आएँ, तो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स पावर। तो हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास यानी एग्जिस्टेबल है इस सर्किट के अंदर, वी ऑफ टी और आई ऑफ टी। और अगर इस सर्किट के लिए हम कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवरी हम फाइंड आउट करें, तो हमने इन साइनोसाइड जो वोल्टेज है और जो करंट है इसके लिए हमने फेजेस फाइंड आउट किए कि डेट वाज बेसिकली इक्वल टू मॉड ऑफ वी इनटू एंगल ऑफ थीटा वी। फिर इसको आप कहेंगे इस इक्वेशन नंबर, लेट्स सपोज आप कहेंगे इस इक्वेशन नंबर 8। ठीक, इस तरह हमने फेजर ऑफ आई जो है तो हमने भी डिराइव किया कि रेट और या इस साइनोसाइड से आप डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि आई इज इट्स मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा, आई इज द फेज एंगल। ठीक, या इन फेजर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वी इंटू ई रेज़ टू पावर जे थीटा वी के, क्योंकि एंगल इसमें जो है तो सिर्फ थीटा भी क्या होगा वो काउंट होगा। इस तरह आई को हम इस तरह लिख सकते हैं कि आई और ई रेज़ टू पावर जे थीटा। अच्छा, अभी लेट सपोज अगर फ़र्ज़ करें हम, चूँकि कॉम्प्लेक्स पावर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो लेट अगर फ़र्ज़ करें मैं प्रोडक्ट लेता हूँ ऑफ दिस वी इंटू आई कॉन्जुगेट। सपोज अगर फ़र्ज़ करें मैं प्रोडक्ट लेता हूँ ऑफ वी इंटू आई conjugate. This steric basically stands for the conjugate. Stands for the conjugate यू नो व्हाट इज कॉन्जुगेट। जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। चलिए अगर अभी इस इक्वेशन ए और बी को अगर हम इसमें पुट करें, तो मैं इस v की जगह आपके पास आएगा v और e रेज़ टू पावर j थीटा v। इस तरह i की जगह आपके पास आएगा मॉड ऑफ i और इंटू ई रेज़ टू पावर जे थीटा आई, और इसका कॉन्जुगेट। इसका अगर फर्स्ट मैं इक्वेट करूँ आगे, तो कॉन्जुगेट ओनली इम्प्लाइज टू द जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसको मैग्नीट्यूड आपके पास में जो रियल है तो इस पर अप्लाई नहीं होता। तो v आपके पास मॉड ऑफ v बन जाएगा, विच इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर जे थीटा v। इस पर आपके पास रहेगा मॉड ऑफ आई, और इसका अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो इट विल देन बिकम ई रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा आई। इसको अगर मैं इक्वेट करूँ तो इसको मैं इसे इनटू मॉड ऑफ v इनटू मॉड ऑफ आई और e रेज़ टू पावर j, अगर इन पावर्स को आप एड अप करें तो बिकम थीटा v और माइनस थीटा आई। इसको हम फर्दर आगे बढ़ाएं तो v इंटू
I conjugate will be equal to, बेसिकली ये जो है ना आपके पास ये जो टर्म है ये आपके पास ये थीटा v माइनस थीटा इज इक्वल टू पावर फैक्टर है, ये आपके पास कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट एंगल e पावर j फाई। तो अगर इसको मैं एलिबोरेट करके लिखूँ ना e पावर j फाई, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा मोड ऑफ v इंटू मोड ऑफ i, और इस यूजर आइडेंटिटी को अगर मैं ओपन कर दूँ तो आपके पास ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ फाई के और प्लस j साइन ऑफ फाई के। इसको अगर आप फर्दर एलिबोरेट करें तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू मोड ऑफ v इंटू मोड ऑफ i इंटू कोसाइन ऑफ फाई और प्लस j मोड ऑफ v इंटू मोड ऑफ i इंटू साइन ऑफ फाई। तो दिस इज, लेट्स सपोज आप कहेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर सी। अच्छा, अभी अगर फर्स्ट करें हम इस इक्वेशन सी की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन सी का जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है, तो दिस इज वी आई कोसाइन ऑफ फाई, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू द रियल पावर, या आप कह सकते हैं कि द एवरेज पावर प्लस जे, या सॉरी इसको मैं रिव्यू भी कर लेता हूँ, दिस इज पी, और ये जो आपके पास वी आई साइन ऑफ फाई है, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू द रिएक्टिव पावर क्यू। तो मैं लिख सकता हूँ कि v इंटू आई कॉन्जुगेट जो है, तो ये आपके पास अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास ही को लाते हैं किस चीज़ के, p प्लस जे क्यू के, यानी रियल पावर प्लस इमेजिनरी पावर। लेकिन ये p प्लस जे भी हमने डिस्कस किया था कि दिस वाज बेसिकली इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स पावर। तो दिस इज बेसिकली द इक्वेशन नंबर डी। तो इसलिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स पावर का जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो दिस इज बेसिकली वी आई कॉन्जुगेट। ठीक इसी तरह अगर फर्ज करें हम इसको एक और तरीके से लेके जाएं, अगर मैं आपको शो कराऊँ, अगर इसको हम एक और तरीके से लेके जाएं, वो तरीका कुछ यूँ है कि अगर इक्वेशन सी को हम देखें ना, इक्वेशन सी को, यानी अगर फर्ज करें मैं इस इक्वेशन सी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ, मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास बेसिकली इक्वल होगा मोड ऑफ v इंटू मोड ऑफ आई इंटू कोसाइन ऑफ फाई होल स्क्वायर। अगर मैं इक्वेशन सी का क्या लेता हूँ, मैग्नीट्यूड में लेता हूँ, तो मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ रियल प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी। तो ये आपके पास इक्वल होगा मोड ऑफ v इंटू मोड ऑफ आई इंटू साइन ऑफ फाई होल स्क्वायर। ठीक, तो ये बेसिकली आपके पास बनता है कि दिस इज इक्वल टू बेसिकली, अगर इसको मैं एलिबोरेट करूँ तो ये आपके पास बनता है क्या चीज़, वी आई को साइन ऑफ फाई बेसिकली आपके पास है रियल पावर p स्क्वायर, और प्लस आपके पास जो वी आई साइन फाई है ये बेसिकली आपके पास क्या है क्यू स्क्वायर। तो ये चीज़ बेसिकली आपके पास क्या बन रही है, दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर इज इक्वल टू एस। अगर इसको मैं कहूँ कि इक्वेशन नंबर 3। ठीक,
तो अगर फर्ज करें इस पोर्शन को मैं सॉल्व आउट करूँ तो ये आपके पास इक्वल होगा मोड ऑफ v इंटू मोड ऑफ i। ये दोनों बेसिकली आपके पास स्क्वायर हो जाएंगे और दोनों टर्म्स में यानी वी आई को साइन फाई स्क्वायर में और प्लस वी आई साइन फाई होल स्क्वायर में दोनों में कॉमन है। तो अगर फ़र्ज़ करें इसको आप इस अंडर रूट से बाहर निकालें तो आपके पास वी आई बन जाएंगे और ये आपके पास बन जाएगा कि कोसाइन ऑफ फाई स्क्वायर प्लस साइन ऑफ फाई स्क्वायर, जो आपके पास इक्वल होता है किस चीज़ के, 1 के। तो मोड ऑफ v इंटू मोड ऑफ i इंटू द अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली आपके पास आएगा किस चीज़ के मल्टीप्लाई बाय 1 के। ये आपके पास इक्वल होगा किस चीज़ के, इंटू मोड ऑफ v इंटू मोड ऑफ i और ये आपके पास एक्यूमुलेटिव आपके पास इक्वल है किस चीज़ के, इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ s के। तो दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ s के। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ s आप लेते हैं तो इट इज बेसिकली इक्वल टू v इंटू i एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू द apparent पावर। अपेरेंट पावर जो आपके पास जो रेटिंग नॉर्मली गिवन होती है ना किसी भी डिवाइस के ऊपर, अगर आप ट्रांसफार्मर लें तो उस पर आपके पास लिखा होता है द अपेरेंट पावर दैट इट इज़ इक्वल टू 100 kVA। तो दिस इज़ बेसिकली दैट अपेरेंट पावर, ठीक। जो इसकी आपके पास जो रेटिंग मेंशन होती है तो इट इज़ मेंशन इन kVA एंड दैट इज़ द अपेरेंट पावर। उनकी दोनों पावर पे मेंशन होती है, the real power and apparent power is well, and it is we measure this apparent power in kilovolt in ठीक। So this was the some discussion about the complex power। अच्छा, अभी अगर फर्ज करें हम इस कॉम्प्लेक्स पावर को मैं फर्दर एलिबोरेट करूं तो इसको मैं कुछ यूँ भी एलिबोरेट कर सकता हूँ कि we know अभी हमने जो है तो ये चीज़ डिराइव की कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स पावर की एक्सप्रेशन है it is basically equal to that s is equal to v into I conjugate. This was basically the expression of the complex power. Let's suppose it comes up in equation. लेकिन on the other hand we know that P is equal to I into Z, ठीक। जो आपके पास क्या है, बेसिकली दिस इज द ओहम लॉ। V voltage is equal to current into the impedance of the circuit, ठीक। इसका आपने इक्वेशन नंबर 2। तो अगर फर्ज करें इस 1 में मैं ये 2 पुट कर दूं तो आपके पास 1 जो है तो वो इक्वेट हो जाएगा कि S विल बी इक्वल टू I into Z into I conjugate। तो बेसिकली I into I conjugate is equal to I square mod of I square। ये बेसिकली आपके पास फैक्ट है। अगर फर्ज करें आपके पास एक चीज़ हो A, तो अगर आप उस A को मल्टीप्लाई करें उसके कॉन्जुगेट के साथ तो वो आपके पास इक्वल आएगा I mod of A स्क्वायर के। तो दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू Z। तो इसका आपको इक्वेशन नंबर 3। तो दिस complex we can also write the complex power in terms of current and impedance, that is basically mod of I square into Z। इसी तरह अगर फर्ज करें इस इक्वेशन 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट भी,
कि करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z। तभी अगर फर्ज करें इस V डिवाइडेड बाय Z को मैं पुट करूँ 1 में, तो इससे मैं कॉम्प्लेक्स पावर ये भी लिख सकता हूँ कि S इज इक्वल टू V और इनटू V डिवाइडेड बाय Z और होल कॉन्जुगेट। तो इसको अगर आप ओपन करें तो V इंटू V कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू मोड ऑफ V स्क्वायर अगेन और डिवाइडेड बाय Z का अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो इट इज इक्वल टू Z it will be equal to Z conjugate. So this is also the expression for the complex power if we write the complex power in terms of voltage and impedance. ठीक, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स पावर। अभी अगर फर्ज करें हम थोड़ा सा फर्दर जो है तो इस कॉम्प्लेक्स पावर को अगर फर्ज करें हम चेक करें विद रिस्पेक्ट टू द इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड के, तो आपके पास कुछ नहीं होगा। We can suppose if we have an inductive load, इसको मैं लिख देता हूँ, और inductive load, inductive means अगर उसकी क्या है आपके पास inductance है। तो what we have for an inductive load, inductive load के लिए basically we know that in case of inductive load आपके पास जो वोल्टेज है दैट बेसिकली लीड्स द करंट दैट इज I। अगर फर्स्ट करें इसका आपके पास फेज एंगल थीटा भी है और करंट का अगर फर्स्ट करें आपके पास फेज एंगल आपके पास थीटा I है, तो अगर इन दोनों का अगर फर्क इंडक्टिव लोड के लिए मैं फेजर डायग्राम में ड्रॉ करूँ तो इट विल बी समथिंग ऑफ द फॉर्म कि ये आपके पास x और ये आपके पास y। ठीक, तो अगर फर्क करें ये आपके पास वोल्टेज है, दिस इज V फेजर डायग्राम, इसको आप एक्स वाई कह दें या इसको आप जो है तो बेहतर है अगर इसको आप रियल और इमेजिनरी कह दें। दिस इज रियल आर और दिस इज इमेजिनरी ठीक। तो दिस इज V, आप कह सकते हैं फेजर ऑफ V, तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा V with the real axis। ठीक, on the other hand the current will lag the voltage। तो if this is current तो इसका बेसिकली आपके पास ये जो एंगल बनाएगा when the real axis will be equal to theta I। ठीक, तो अभी अगर फर्स्ट हम थीटा V माइनस थीटा I करें तो that will become a positive angle that will be equal to फाई, जो आपके पास क्या होगा पावर फैक्टर एंगल होगा आपके पास। ठीक, तो इस केस में आपके पास बेसिकली जो S है, सिंस इट इज इक्वल टू P, द S इन दिस केस इज इक्वल टू P प्लस J Q, तो ये आपके पास इक्वल होगा बेसिकली मोड ऑफ V into mode of I into cosine of phi or plus J sine of plus J mode of V into mode of I into sine of phi। इसको आप इक्वेशन में phi
ये बेसिकली आपके पास होगा एक्सप्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर इन केस ऑफ द इंडक्टिव लोड। या अगर फर्ज करें इस इंडक्टिव लोड के लिए अगर फर्ज करें जो फेजर डायग्राम है, सॉरी जो कम्प्लेक्स पावर और रियल पावर उनका जो ट्राइंगल है अगर फर्ज करें वो ड्रॉ करें, तो आपके पास कुछ यूँ होगा कि एस इज बेसिकली पी प्लस जे, क्यों पी इज पॉजिटिव एंड क्यू बोथ आर पॉजिटिव। तो द पी इज बेसिकली द बेस, या आप कह सकते हैं इट इज बेसिकली द रियल पार्ट, दिस इज पी, और क्यू इज बेसिकली द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इक्वल टू क्यू, और एस इज बेसिकली इट्स रिजल्टेंट जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, दिस इज एस, एंड एस बेसिकली मेक्स एन एंगल विद द पीरियड इज इक्वल टू फाई। तो ये आपके पास हो गया इमेजिनरी एक्सिस, और ये बेसिकली आपके पास हो गया रियल एक्सिस। ठीक, तो द एस मेक्स इन एंगल ऑफ फाई इन द एक्सिस। तो दिस बेसिकली आप कह सकते हैं कि द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस पी एंड क्यू, या आप कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर in case of inductive load. This is the representation of complex power in case of inductive. अच्छा, on the other hand अगर फर्ज में आपके पास लोड जो है तो वो कैपेसिटिव हो, तो what will happen? तो मैं सारी चीज़ें यही रहने देता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें डिफर करेंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ फॉर द केस ऑफ कैपेसिटिव लोड। ठीक, in case of capacitive load we know that I basically leads the I leads a voltage by some angle। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि in case of capacitor I जो करंट है वो बेसिकली आपके पास लीड करता है वोल्टेज V। तो हम कह सकते हैं कि थीटा I will lead the थीटा V। ठीक, तो अगर फर्स्ट में इसको मैं मार्क कर लें तो बेसिकली आपके पास ये बिल्कुल सारे टर्मिनल इसके बिकम ऑपोजिट। ठीक, आपके पास जो I है दैट विल लीड, ये आपके पास बन जाएगा I, इट विल मेक एन एंगल ऑफ थीटा I with the real axis, और ये बेसिकली आपके पास बन जाएगा V, और इसे मेक एन एंगल ऑफ थीटा U with the real axis। In this case now the I leads basically the V, तो फाई जो है तो वो बेसिकली आपके पास बन जाएगा किस चीज़ के, आपके पास बन जाएगा थीटा V माइनस थीटा I, जो इस केस में अभी थीटा भी चूंकि आपके पास लेस है एज कम्पेयर टू द थीटा I, तो दिस विल नाउ बी ए नेगेटिव फाई, दिस विल बी ए नेगेटिव फाई। ठीक, तो अगर फर्ज करें आपके पास नेगेटिव फाई होता है तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन टू दिस, द साइन ऑफ नेगेटिव फाई, तो साइन ऑफ negative phi will then be a negative quantity, is और साइन ऑफ ए नेगेटिव phi is a positive quantity। ठीक, दोनों केसेस में आपके पास जो phi है वो क्या बन जाएगी, इट विल बी नेगेटिव देन। ठीक, ये भी आपके पास कोसाइन ऑफ माइनस। तो दिस phi will now become, अगर इसको मैं रब करके फर्दर आगे एक्सप्लेन करूँ तो ये phi जो है ना ये आपके पास ये बन जाएगा कि S will be equal to mod of V into mod of I into mod of I into
cosine of phi, or minus, because the sign of minus phi is negative, minus j of mod of v into mod of I into sine of phi. इसको आप देंगे इस इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो s आपके पास इस केस में, इन केस ऑफ कैपेसिटिव लोड आपके पास s बन जाएगा P इक्वल टू साइन ऑफ माइनस j और ठीक। तो आपके पास इन केस ऑफ कैपेसिटिव लोड जो आपके पास रिएक्टिव पावर है दैट इज बेसिकली नेगेटिव। तो अभी अगर फर्ज करें हम इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर इन केस ऑफ कैपेसिटिव लोड की तरफ आए तो आपके पास फिर कुछ नहीं होगा कि दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस और दिस इज द रियल एक्सिस। तो आपके पास आर बी रियल एक्सिस और आपके पास इमेजिनरी एक्सिस आर एन। ठीक, तो ये अगर आपके पास बी, तो बेसिकली द कॉम्प्लेक्स द रिएक्टिव पावर इज बेसिकली नाउ नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या चीज, ठीक, और S is now the resultant of then the tail of the first to the tail of the last, and it will make a negative angle. This is the angle phi, and this is the x. See? So this is basically the representation of complex power in case of capacitive load in the real imaginary electricity in the complex plane. So this was all about the complex power. अच्छा, चलिए अभी हम मूव करते हैं towards our next topic in this chapter, and this topic is about the complex power balance. Next topic is complex power, the complex power balance. Okay. Now this complex power balance is basically the conservation of complex power. This is basically the conservation of complex power. What does it mean? It means, या हम कह सकते हैं कि it states the conservation of complex power states that the total complex power delivered to the loads in parallel is equal to the sum of complex powers delivered to each load. This is basically the definition of the law of conservation of the complex power. Okay, the law of conservation of the conservation of complex power is the complex power delivered to the loads in parallel. It should be noted it is only for the loads in parallel, वो क्यों किस तरह मैं आपको explain करता हूँ, is equal to the sum of complex power delivered to each load. चले हम आते हैं कि हम इसको explain करेंगे ये किस तरह। तो let us suppose if we consider a figure जिसमें आपके पास basically एक voltage source है, since we are talking about the complex power, and the complex power only stands in the AC circuits. So, and if the voltage in phasor अगर is represented by V,
ठीक। और ये बेसिकली आपके पास वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं टू 3 ऑफ द लोड्स, और वो 3 लोड्स अगर फर्स्ट में आपके पास कनेक्टेड है इन पैरेलल। सेकंड आपके पास and this is the all of them are connected in parallel across a volt in AC voltage supply। ठीक। तभी according to the KCL आपके पास बेसिकली करंट जो है वो डिवाइड होगा इन दीज पैरेलल कनेक्टेड लोड। इसमें अगर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें आपके पास करंट फ्लो कर रहा है I2, और इसमें आपके पास जो करंट लोड है तभी अगर फर्ज करें हम इस सर्किट में जो आपके पास टोटल कॉम्प्लेक्स पावर है, अगर उसको हम कैलकुलेट करें, उसको हम फिर कंपेयर करें द कॉम्प्लेक्स पावर बेयरिंग से जो कंजर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर की तरफ ये किस तरह इसकी इक्वल आता है, तो वो आपके पास कुछ नहीं होगा कि इस सर्किट को अगर फर्ज करें मैं देखूं तो इसके लिए आपके पास जो पावर हम डिलीवर करेंगे कॉम्प्लेक्स पावर S, ठीक, जो आपके पास टोटल कॉम्प्लेक्स पावर है, इसको मैं लिख देता हूँ कि S इक्विवेलेंट में लिख देता हूँ इसको S इक्विवेलेंट। ये S इक्विवेलेंट बेसिकली आपके पास इक्वल होगा, इसको मैं सर लिख सकता हूँ कि दिस विल बी इक्वल टू S इंटू I इक्विवेलेंट और I इक्विवेलेंट और कॉन्जुगेट। ये मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि इक्वल टू मॉड ऑफ V स्क्वायर, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला फाइंड किया, डिवाइड बाय Z इक्वलेंट कॉन्जुगेट। इसका इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ये आपके पास इसके इक्वल है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर फर्ज करें हम ये देखें कि Z इक्विवेलेंट बेसिकली आपके पास 3 लोड जो हैं तो वो कनेक्टेड हैं Z इन पैरेलल, तो Z इक्विवेलेंट इन पैरेलल अगर फर्ज करें हम फाइंड आउट करें तो हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर Z इक्विवेलेंट will be equal to 1 over Z1 plus 1 over Z2 और प्लस 1 over Z2। ठीक, दिस इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अभी इस इक्वेशन नंबर 2 के साथ अगर फर्ज करें हम V स्क्वायर जो है तो हम मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स, यानी मैं लिख सकता हूँ कि V स्क्वायर मोड ऑफ V स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट बिफोर गोइंग इनटू दिस अगर फर्ज करें इस 2 का मैं कॉन्जुगेट लूँ ऑन बोथ साइड्स तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 ओवर इक्विवेलेंट होल कॉन्जुगेट will be equal to 1 over Z1 plus 1 over Z2 और प्लस 1 over
conjugate इसका इक्वेशन नंबर 3, या आपके पास इक्वेशन 3 आपके पास यूँ हो जाएगा। तो वन ओवर इक्विवेलेंट फॉर conjugate will be equal to 1 over Z1 conjugate plus 1 over Z2 conjugate और plus 1 over Z3 conjugate. Let us call this equation number 4. Let us call this equation number 4. अभी चलें अगर फर्ज करें इस इक्वेशन 4 के बोथ साइड्स पर अगर फर्ज करें एक मॉड ऑफ v स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूं, तो वी नो फ्रॉम दिस सर्किट, चूँकि ये आपके पास लोड कनेक्टेड है इन पैरेलल, तो इसलिए आपके पास Z1 के क्रॉस भी जो वोल्टेज है वो भी दी है, Z2 के क्रॉस भी जो वोल्टेज है वो भी दी है, और Z3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपके पास क्या दी है। तो अगर फर्स्ट मैं v स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस 4, तो ये आपके पास इक्वल होगा मॉड ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट होल conjugate is equal to mod of v square divided by Z1 conjugate और plus mod of v square Z2 conjugate और प्लस mod of v square Z3 conjugate। तो इसका कहेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तभी अगर फर्ज करें हम इस 5 को हम कंपेयर करें विद इक्वेशन 1, तो आप देख सकते हैं कि जो 5 के लेफ्ट साइड पे, तो दिस इज बेसिकली द S इक्वल, यानी द कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज डिलीवर्ड टू द सर्किट इज इक्वल टू, और v स्क्वायर डिवाइड बाय Z1 कॉन्जुगेट अगर आप देखें तो दिस इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज डिलीवर्ड टू Z1, और S2 बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड टू Z2, और S3 इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड टू Z3। तो ये आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू S1 और प्लस +2 और प्लस इक्वल टू S3। So this is equation number 6. So this is basically 6 is basically, now it is proven mathematically the conservation of complex power the complex power delivered to the load in parallel is equal to the sum of the complex power delivered to each load. But this conservation of complex power only stands for parallel load. On the other hand, why does it not stands for the series load? अगर मैं आपको explain करूँ तो वो कुछ इस तरह है कि for example if we have load in series, remember if we have a circuit V, आपके पास वही 3 लोड हैं जो आपके पास कनेक्ट करें इन सीरीज, this is Z1 and this is Z2 और this is Z3
this is the voltage V. So we know that in series the current remains constant, and the current, let's suppose it is equal to I, लेकिन जो वोल्टेज है वो बेसिकली आपके पास ड्रॉप करता है, तो क्रॉस V1 वोल्टेज V1, क्रॉस Z2 वोल्टेज V2 और क्रॉस Z3 वोल्टेज V3. So again, if we have this formula that is equal to equation number 1, अगर इसी के बेस पे जो है, तो अगर हम इस सर्किट को जो है हम सॉल्व करें, तो नाउ इसके बेस पे हम इसको सॉल्व करें, तो एस इक्वल अगेन आपके पास इक्वल होगा V इंटू, सॉरी इस केस में ये आपके पास अभी इक्वल होगा किस चीज़ के, V इक्वल के, क्योंकि I हमारे पास कांस्टेंट है लेकिन V जो है तो वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए आपके पास अभी होगा V इक्वल नॉट I इक्वल, ठीक, V इक्वल इंटू आई कॉन्जुगेट इक्वल टू V स्क्वायर, V इक्वल स्क्वायर इसको आगे तो इसको हम दे सकते हैं, तो इसलिए और डिफरेंस इसको हम कर सिंपल कर लेते हैं. हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये आपके पास अभी होगा किस चीज़ के, V इक्वल स्क्वायर के आपके पास अभी इक्वल होगा V equivalent square equivalent mod square divided by Z equivalent. अच्छा, तो अगर अभी हम इसको सॉल्व करें, तो इस केस में आपके पास जो Z इक्वलेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू Z इक्वलेंट, क्योंकि ये आपके पास इन सीरीज हैं, तो इट विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3. सॉरी, इस केस में ये आपके पास V इक्वलेंट नहीं होगा बल्कि S इक्वलेंट आपके पास इक्वल होगा V, क्योंकि इंटायर आपके पास जो वोल्टेज है दैट इज बेसिकली V इज नॉट इक्वल टू V इक्वलेंट, ये आपके पास V होगा, ठीक, क्योंकि हम जो वोल्टेज अप्लाई करें ये इक्वल नहीं, दो ये फिर आपके पास सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है, लेकिन बजाते खुद ही हमने V इक्वल नहीं मेंशन, ठीक. तो इस केस में आपके पास जो Z इक्वलेंट है, चूंकि आपके पास इन सीरीज है, तो दिस विल बी इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. इसको अगर कर दें हम इक्वेशन नंबर 2, तो अगर इस 2 को फर्स्ट कर मैं पुट करूँ 1 में, तो आपके पास जो S इक्वलेंट है तो दैट विल बी इक्वल टू mod of V स्क्वायर और डिवाइडेड बाय Z इक्वलेंट. इसका इक्वेशन नंबर 3, ठीक. या अगर फर्स्ट में इसको हम कुछ इस तरह करें कि मैं लिख दूँ कि 1/s इक्वलेंट, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, Z इक्वलेंट और डिवाइडेड बाय mod of V स्क्वायर. तो ये आपके पास इक्वल होगा Z1 और सॉरी इधर इसके कॉन्जुगेट दिए
तो ये आपके पास इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 और conjugate divided by mod of V square, and this is now equation number 4. ठीक, तो 1 और S इक्वल आपके पास इक्वल हो जाएगा 1 और S इक्वल now be equal to Z1 conjugate divided by mod of V square plus Z2 conjugate divided by mod of V square और प्लस Z3 conjugate divided by mod of V square. ठीक, so now this is equation number 5. Equation number 5. अच्छा, अभी इस इक्वेशन नंबर 5 तक तो हम पहुंच गए हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 5 तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अगर इस 5 से मैं आगे आपको समझाऊं तो देखें दो बातें। एक आपके पास या सॉरी दो सिचुएशंस आपके पास हो सकती हैं। एक सिचुएशन आपके पास ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास, अभी मैं लिख देता हूँ कि केस 1, केस 1 केस 1 बेसिकली अगर फ़र्ज़ करें आपके पास Z1 आपके पास इक्वल हो Z2 के और ये आपके पास इक्वल हो Z3 के, तो फिर आपके पास V1 इक्वल होगा V2 के, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में करंट सेम है, तो अगर इम्पीडेंस सेम है तो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो V3। तो इस केस में फिर आपके पास जो S इक्वल है ना, ये आपके पास फिर इक्वल होगा किस चीज़ के, ये आपके पास फिर इक्वल होगा Z1 conjugate divided by mod of V1 स्क्वायर के और प्लस Z2 कॉन्जुगेट आपके पास इक्वल होगा mod of V2 स्क्वायर के और प्लस Z3 कॉन्जुगेट आपके पास इक्वल ये पर ये आपके पास है डिवाइड बाय V3 स्क्वायर। तो इस केस में ये जो S इक्वल है ना, ये आपके पास फिर बनेगा 1 over S इक्वल will be equal to 1 over S1 plus 1 over S2 और प्लस 1 over S3। इसको अगर फिर आप सॉल्व करें तो S इक्वल आपके पास फिर इक्वल होगा इस चीज़ के S1 into S2 into S3 divided by S2 S3 जमा
S1 S3 और प्लस S1 और S3, इसको आप इक्वेशन नंबर 8। दिस इज फॉर द केस 1, आपके पास ये चीज़ है। और द अदर केस इज, अगर आपके पास the other case is, the case 2 is अगर आपके पास ये सारे जो इम्पीडेंसेस हैं, जो Z1 है, इस तरह आपके पास Z2 है और Z3 है, ये अगर आपके पास क्या हो, ये अगर आपके पास इक्वल ना हो, तो फिर V1 भी आपके पास इक्वल नहीं होगा V2 पे, सॉरी, और V2 भी आपके पास इक्वल नहीं होगा किस पे, V3। तो इस केस में B फिर आपके पास जो इक्वेशन है, इट विल बी समहाउ like this equation। ठीक, इस केस में फिर आपके पास जो इक्वेशन होगी, तो इट विल बी समहाउ लाइक दिस इक्वेशन, और जो अल्टीमेट आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास कुछ नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेशन ए को देखें, तो इट डजंट सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर, दैट इज द इक्विवेलेंट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ the individual complex power that are delivered to each load। तो इसमें आपके पास sum of complex power नहीं है, बल्कि इसमें इक्वेशन जो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो दिस इज बेसिकली the complex power balance is only is valid for the loads in parallel। so this was about the complex power balance। और इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, that is example 2.3, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, एग्जाम्पल 2.2, इसको बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ। कहता है कि अगर फर्स्ट में आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास जो वोल्टेज है रेट इज गिवन, तो आपके पास जो इम्पीडेंस है वो भी आपके पास गिवन है, जो वोल्टेज है उसकी आपके पास जो फेजर वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास है 1200 और उसका जो फेज वैल्यू है 0 डिग्री। ठीक, Z1 आपके पास है रेट इज इक्वल टू 60 प्लस J0 इस तरह आपके पास जो सेकेंड इम्पीडेंस है रेट इज इक्वल टू 6 प्लस J12 होगा, और थर्ड जो है वो आपके पास
Now you see, if we see, this is basically plus J12. So plus Q का मतलब है this is inductive load और minus Q का मतलब है this is capacitive load. इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, this is basically capacitive. तो इसका रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी भी है, तो इट मीन्स कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. और ये बेसिकली आपके पास इंडक्टिव है क्योंकि प्लस 12 है, तो और रियल पार्ट भी है, तो दिस इज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. तो ये आपके पास वो है बेसिकली इंडक्टिव. ठीक, ये कह रहे हैं कि फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच लोड एंड द टोटल कॉम्प्लेक्स पावर. आप टोटल कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड आउट करें और पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच लोड. So we know that the total complex power S is equal to V into I conjugate. और अगर हम टोटल पावर की बात कर रहे हैं तो टोटल पावर will be then the equivalent power. और क्योंकि ये आपके पास इन पैरेलल है, तो आपके पास बेसिकली करंट क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. तो दिस विल बी I1, दिस विल बी I2 और दिस विल बी I3. ठीक, तो ये आपके पास फिर होगा I3. या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि V equal to I equivalent according to the KCL. ये आपके पास इक्वल होगा I1 प्लस I2 के और प्लस I3 हो कॉन्जुगेट. ठीक, तो अगर फर्स्ट में इसका फर्दर सॉल्व करें तो इट शुड बी इक्वल टू V into I1 conjugate और प्लस V into I2 conjugate और प्लस V into I3 conjugate. ठीक, इसका अपने नंबर है. तो बेसिकली आपके पास जो V into I1 है, तो नाउ दिस इज S1, दिस इज द इंडिविजुअल पावर दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय लोड 1. इस तरह V into I2 कॉन्जुगेट आपके पास वो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स पावर है जो आपके पास एब्जॉर्ब्ड है लोड 2, और ये आपके पास इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स पावर है जो एब्जॉर्ब्ड है लोड 3. तो नाउ इफ वी फाइंड I इक्विवेलेंट, या अगर फर्स्ट हम फाइंड करते हैं I1, I2 और I3, तो ऐसे हम इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ऐसे हम S1, इस तरह S2 और इस तरह S3 हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नाउ हाउ टू फाइंड I1. I1 we know according to the Ohm's law that it will be equal to V divided by Z. V हमें गिवन है that it is equal to 1200 और एंगल 0 डिग्री, मीन इट इज ऑन इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय Z1 आपके पास है इज इक्वल टू 60. ठीक, तो 1200 और इसका चूँकि J 0 है, सिंस द J इज 0, तो इसलिए इसका अगर फर्स्ट करें आप एंगल फाइंड आउट करें, यानी रियल और कॉम्प्लेक्स अगर फर्स्ट करें, अगर A प्लस JB अगर फर्स्ट करें मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू पोलर फॉर्म, तो इट विल बी इक्वल टू मोड ऑफ A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर और एंगल इनवर्स ऑफ B by A. ठीक, so this is the formula to convert the real into the rectangular into a polar form. तो इसका अगर फर्स्ट करें आप एंगल फाइंड आउट करें ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो इट विल बी इक्वल टू 60. इसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी इक्वल टू 60. और अगर फर्स्ट करें इसका आप एंगल फाइंड आउट करें तो इट विल बी इक्वल टू
by 60 is basically equal to 0. ठीक, 0 by 60 tan inverse of 0 is equal to 0. ठीक, तो ये आपके पास होगा 60 और the angle is equal to 0. फिर आपके पास इक्वल होगा 1200 और डिवाइड बाय एंगल 0 और डिवाइड बाय 60 और एंगल 0. तो ये आपके पास एंगल 0 तो कुछ भी नहीं करते, तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे और 6 2 12 का आपके पास डिफरेंस होगा तो 20 एम्पियर. तो I1 आपके पास इक्वल होगा 20 एम्पियर. तो S1 आपके पास फिर इक्वल होगा 30 के S1 के आपके पास इक्वल होगा 30 के V इंटू I मैग्नीट्यूड तो 1200 और इस जो करंट है इसके साथ भी जो एंगल है वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास एंगल 0 होगा क्योंकि आपके पास इसका एंगल हाई होगा दोनों और जो इधर वोल्टेज और इम्पीडेंस दोनों का एंगल 0 तो इसका एंगल आपके पास क्या होगा 0 डिग्री तो 1200 एंगल 0 और मल्टीप्लाई बाय 20 एंगल 0 और अगर इसका आप होल कॉन्जुगेट लें तो बेसिकली जो कॉन्जुगेट होगा तो सेक्स का एंगल तो एंगल 0 इसके 2 तक में पड़ेगा तो हमारा मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई और 1200 इसका जो रियल पार्ट है और इसका जो रियल पार्ट है वो 1200 और चूँकि एंगल इसका 0 है तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इक्वल टू 0. ठीक, और इसका जो आपके पास यूनिट आ रहा है वो एम्पियर और दिस इज S1. इसी तरह अगर फर्स्ट करें हम S2 फाइंड आउट करें फाइंड आउट करें जिसके लिए करंट होगा I2 Z2 होंगे और एंगल होगा 0 लेकिन अगर हम Z2 देखें तो 60 और प्लस J तो आगे ना अगर इसको हम इन पोलर में कन्वर्ट करें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये भी जो हमने मेंशन किया था लास्ट टाइम तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है 60 स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड एंगल इज इक्वल टू 61.188 तो इस मैग्नीट्यूड इज 61.188 1200 डिवाइड बाई 61.188 अगर हम करें तो 1200 डिवाइडेड
एंगल आपके पास क्योंकि इधर पॉजिटिव है ऊपर जब हो जाएगा क्योंकि 1200 तक का जो एंगल है डी टू डी 0 to 0 minus 7.30 to distribute to minus 11.30. So this is basically I2. इसी I2 से जो अगर फर्ज करें हम फाइंड आउट करें H2 मार्क अगर इस ए से फर्ज करना है H2 क्योंकि मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ H2 इक्वल टू V into I2 conjugate is equal to V is 1200 and 0 or I2 is 19.6 इसको अगर फर्ज करें आपका कॉन्जुगेट नहीं तो वो कॉन्जुगेट ओनली इफेक्ट्स द एंगल, तो अगर ये नेगेटिव है तो इट विल बिकम्स पॉजिटिव। ठीक, यानी इसको चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इट बिकम्स पॉजिटिव। और इट बिकम्स पॉजिटिव। देखें अगर फर्स्ट में आपके पास पोलर फॉर्म है, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगी रेक्टेंगुलर, हाउ विल आई कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड इनटू द कोसाइन ऑफ द रियल पार्ट will be equal to the magnitude will be 19.611 into the cosine of minus 11.30, ठीक, और the imaginary part will be equal to, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा into rectangular, to 19.611 into the sine of minus 11.30। तो अगर फर्स्ट करें इसको हम फाइंड आउट करें तो बिल्कुल होगा, तो यह के बाद इक्वल होगा मल्टीप्लाई बाय सॉरी 19.619 मल्टीप्लाई बाय 11.30 कोसाइन डिग्रीज 19.23 इक्वल टू, इस तरह से अगर हम नहीं फाइंड आउट करें तो 11.40 माइनस 11.30, इसका अगर हम साइन में माइनस और मल्टीप्लाई बाय 19.611 minus 3.84, तो इट विल बी minus 3.84। तो आपके पास ये बन जाएगा रियल पार्ट 19.23 और माइनस ये 3.84। अभी अगर इसको आप दोबारा पोलर में कन्वर्ट कर दें ना, तो पोलर में आप इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, द मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 19.23 उसी फॉर्मूले से जो अभी हमने 19.23 स्क्वायर और प्लस 3.84
दिस इज 3.84 इसका आप स्क्वायर में ये आपके पास ये है, इसका 1/3.30 के बाद आपके पास आ रहा है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना ये आपके पास दोबारा आ जाएगा 19.6 और एंगल अगर आप इसका देखें तो इट इज इक्वल टू द tan इनवर्स ऑफ 3.8.19.23 minus 3.84 divided by 19.23 और इसका अगर आप tan इनवर्स में it is equal to minus 3.84 divided by 0 minus 3.84 divided by 19.23 is equal to this और tan inverse इसका आपने तो minus 11.29 again। ठीक, इसका जो एंगल दोबारा आपके पास आ रहा है -11.29 या कैसे कि 11 माइनस या कैसे कि 11 माइनस 11.2 सॉरी 11.30 इसके बिल्कुल। ठीक, तो अच्छा इसका अगर आगे आप कॉन्जुगेट में तो ये आपके पास कॉन्जुगेट पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 19 1200 मल्टीप्लाई बाई 19.611 23533 23533 और कॉन्जुगेट आप लेंगे तो बिकम पॉजिटिव और आपके पास करेंगे 11.30 और इट इज यूजिंग वोल्ट एम्पियर दिस इज कॉम्प्लेक्स और ये आपके पास आएगा H2। इस तरह आप जो है अगेन आप H3 भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू यूजिंग बिल्कुल इसी तरह I3 आप फाइंड आउट करने के लिए H3 फाइंड आउट करें। आप जब H3 फाइंड आउट करें तो आपके पास फिर H3 को लेंगे है ना, तो आपके पास ये को हो जाएगा किस के H1 प्लस H2 प्लस H3 आप इस तरह बात को। So now this is the end of your lecture and I hope that all of you are doing well और इंशाल्लाह हम इसके जॉइंट सेशन रखते हैं। आई विल लेट यू सी आई नो। तो जिस तरह मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि फिर आप जो है ऑनलाइन आके आप इसमें जो सीरीज हैं हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।